इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडीज, थियोरेटिकल भी है एज वेल एज मैथमेटिकल भी है। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होगा, राइट? तो दो तरह के इक्विलिब्रियम है एक्चुअली। हाँ, दो तरह के, ट्रांसलेशनल और दूसरा वाला है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फिर ट्रांसलेशनल की ये दो कैटेगरीज है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो वर्ड इक्विलिब्रियम, क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम वर्ड का? सो लेट्स से यू सी मी स्टैंडिंग ओवर हियर, राइट? तो एम आई इन इक्विलिब्रियम, पहला तो ये सवाल होता है। एंड व्हेन यू सी समवन वॉकिंग और लेट्स से यू योरसेल्फ आर वॉकिंग, आर यू इन इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन रहे वो ऑब्जेक्ट, राइट? जैसे कि ये मैंने पेन हाथ पे रखी है, तो मुझे ये पेन हाथ पर ही रहनी चाहिए, यही मेरी कंडीशन है। तो अगर रह रही है मतलब ये इक्विलिब्रियम में, फिसल जा रही है, राइट, गिर जा रही है, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। पंखा सीलिंग में लगा हुआ रहता है, घूमता है गोल गोल, इक्विलिब्रियम में है? हाँ है, राइट। वी एक्सपेक्ट कि पंखा सीलिंग को छू कर ही रहे, सीलिंग से वेल अटैच्ड ही रहे, राइट। कनेक्शंस हम देते हैं, नट बोल्ट लगाते हैं, इक्विलिब्रियम में है। मतलब के जो एक्ट होने वाले फोर्सेस है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। सो लेट्स से इफ आई इंस्पेक्ट माई सेल्फ, राइट, कि भाई मैं इस सरफेस पे खड़ा हूं, तो कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? एक तो वेट mg नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, और सरफेस से मुझे मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन। एडिशनली मैं जब चलता हूं तो फ्रिक्शन की वजह से मैं पीछे की तरफ धक्का लगाता हूं, अल्टीमेटली आई कैन वॉक। सो लेट्स से इग्नोरिंग फ्रिक्शन, अगर हम एन और mg की ही बात करें, तो अगर ये दोनों बैलेंस कंडीशन में है, मतलब कि मैं आसानी से खड़ा रह पाऊंगा। अगर ऐसा कुछ है कि भाई mg डोमिनेट कर रहा है, वेट डोमिनेट कर रहा है, तो मैं अंदर धंस जाऊंगा। जैसे पानी की सरफेस, सॉफ्ट सरफेस नॉर्मल रिएक्शन दे नहीं पाती, कीचड़ नॉर्मल रिएक्शन दे नहीं पाता, अल्टीमेटली वेट डोमिनेट कर जाता है, हम अंदर धंस जाते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इज, के बैलेंस्ड फोर्सेस, राइट, एक ऐसी कंडीशन में के डिजायर्ड मोशन या डिजायर्ड कंडीशन ऑब्टेन की जा सके। सो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी में सबसे पहले है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। व्हाट डज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सेज के बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होती रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होती रहे, जैसे कि कार रोड पे चल रही है, तो डायरेक्शन भी वही मेंटेन रहे, स्पीड भी वही मेंटेन रहे, तब हम कहेंगे कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, राइट। फॉर दिस द नेट एक्सटर्नल फोर्सेस और द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो, जीरो हो भी ना भी हो, राइट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रहेगा। दूसरा आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी एग्जैक्टली रेस्ट पे है, तो हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में ये एग्जैक्टली अप्लाई होगा कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। जैसे कि मैं सिर्फ खड़ा हूं, तो फ्रिक्शन को इग्नोर कर दो, तो नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन में है, तो अल्टीमेटली आई कैन स्टैंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, तब हम कहेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। कार डायनामिक इक्विलिब्रियम में चलती है, राइट। कार चल रही है रोड पे और लेट अस से उसकी वेलोसिटी है 60 मीटर्स पर सेकेंड, तो इसी स्पीड से कार चलती रहे, वेलोसिटी से चलती रहे चलती रहे चलती रहे, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, राइट। जितना भी अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स यानी कौन सा होगा अपोजिंग फोर्स? इसमें एक तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, राइट,
एक तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा रिवर्स की तरफ जो टायर और रोड की वजह से है, दूसरा ड्रैग फोर्स भी होगा हवा की वजह से है, और इसके ही इक्वल अमाउंट का इंजन आगे की तरफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और थोड़ा सा ज्यादा, सो दैट वेलोसिटी मेंटेन रहे। तो कार जब एक फिक्स वेलोसिटी से मेंटेन जा रही है तो वी कैन से दैट द फोर्स ऑफ द इंजन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द ड्रैग फोर्स प्लस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑलमोस्ट इक्वल टू इसीलिए लिखा है क्योंकि कार आगे की तरफ थोड़ा और ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रही है सो दैट उसकी वेलोसिटी बनी रहे। एग्जैक्टली इसको क्या कहते हैं, अपने बैलेंस करना है। एक बार कार ने ये स्पीड अटेंड कर ली, फिर बाद में इंजन का फोर्स जस्ट इसको बैलेंस करता है। सो दैट इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे है बॉडी, रोटेशनल भी जीरो है, एंगुलर वेलोसिटी गोल गोल घूमने वाली भी जीरो है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कंट्रोल्ड मोशन, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज जीरो, अल्टीमेटली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो, जैसा कि ये इस कार में बताया, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो। अब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कहां से होगा, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो। यहां पर एक रोटेशनल के टर्म्स में भी ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए। टॉर्क का समेशन जीरो है, राइट। इस पेन को मैं इस साइड से ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूं और दूसरे हाथ से भी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, अल्टीमेटली ये घूमेगी ही नहीं क्योंकि इस साइड वाला टॉर्क और इस साइड वाला टॉर्क उनका वेक्टर सम, राइट, जीरो हो जाएगा। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में कुछ ना कुछ फोर्स होगा और यहां पर भी कुछ ना कुछ टॉर्क होगा, जैसे कि कार एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, पंखा डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, एक ही स्पीड से वो गोल गोल घूमे जा रहा है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, राइट, इफ बॉडी डज नॉट रोटेट तो हम कहेंगे स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, राइट। और अगर वो रोटेट भी कर रहा है बट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, जैसे पंखे को एक फिक्स स्पीड पे सेट कर दो 5 की स्पीड पे, तो वो उसी स्पीड पे पंखा गोल गोल घूमता जाएगा, उसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशंस अच्छे से याद रखनी है। फॉर दिस द नेट एक्सटर्नल टॉर्क और द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। जब भी मतलब चाहे वो स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है या डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में भी वेक्टर सम ऑफ टॉर्क जीरो होगा और यहां पे भी वेक्टर सम ऑफ टॉर्क जीरो होगा। अगर टॉर्क कुछ ना कुछ है, राइट, तो फिर वो इक्विलिब्रियम वर्ड हट जाएगा। और ये जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था इसके अंदर भी फॉर श्योर यही है कि वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, सॉरी ये क्या कहते हैं अपने, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए कंपलसरी। डायनामिक इक्विलिब्रियम में टॉर्क जीरो होना चाहिए, रोटेशनल में टॉर्क जीरो होना चाहिए और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। ये देखो, एक्सेलरेशन कंपलसरी जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो दो कंडीशन अराइज होती है, या तो बॉडी रेस्ट पे होगी और या तो बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। बट अगर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स आता है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। लाइट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यही कहता है क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं। टॉर्क में पढ़ा हम लोगों ने, अगर क्लॉकवाइज टॉर्क है तो नेगेटिव साइन से हम डिनोट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो हम उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में जनरली एक फल्क्रम होता है, या तो एक्सिस होता है जिसके अलोंग ऑब्जेक्ट गोल घूमता है या घूमने की कोशिश करता है, जैसे कि ये सी सॉ ले लो, तो यहां पर फल्क्रम है और इस फल्क्रम के अलोंग एक साइड से एफर्ट लग रहा है और दूसरी साइड पे लोड है। अगर एफर्ट ज्यादा होगा तो ये फल्क्रम एफर्ट की साइड पे झुक जाएगा और अगर लोड ज्यादा होगा तो ये सी सॉ लोड की साइड पे झुक जाएगा। तो हम इसके लिए ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के लिए, अगर ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है
10th में आ चुका है ये। तो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू लोड इंटू लोड आर्म। जहां से एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्टेंस को हम कहेंगे एफर्ट आर्म, और जहां पर लोड एक्ट हो रहा है फलक्रम से लेके लोड तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे लोड आर्म। फिर मैकेनिकल एडवांटेज हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लोड अपॉन एफर्ट, कितना लोड लिफ्ट हुआ है अपॉन कितना एफर्ट अप्लाई किया है, या तो ये आर्म्स के टर्म्स में भी कि एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ऐसे भी हम मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट, so representing a unique point within the object or system where entire weight of the body acts, we call it as a center of gravity. It is a point where if supported the object would be in a perfect balance condition. तो ये कुछ डिफरेंस बिटवीन है, लेट अस सी देम। सो पहला वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच के ये डिफरेंस है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही होता है, पर बड़े ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं नॉन यूनिफॉर्म जो होते हैं, जैसे शिप हो गई, राइट, ट्रक हो गया, ट्रक में जो लोडिंग करते हैं तो उसमें उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सो पहला वाला पॉइंट कहता है कि सेंटर ऑफ मास इट इज ए पॉइंट विथ इन द बॉडी, it is a point within the body where whole mass is supposed to be concentrated, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट इनसाइड द बॉडी जिसके थ्रू वेट एक्ट करता है नीचे की डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ मास के अलोंग फोर्स अप्लाई करोगे तो ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस होगा। सेंटर ऑफ मास रिफर करता है मास के डिस्ट्रीब्यूशन को, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो रिफर करता है वेट acting on all the particles of the body. In case of small bodies, center of mass and center of gravity coincides, but huge body होगी, non uniform body होगी, तो ये दोनों points अलग अलग होंगे। Algebraic sum of moments along the center of mass is zero. ये हमने वो RCM equal to 0 लेकर सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, तो याद रहना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास के along सम ऑफ मूवमेंट्स विल बी जीरो, एक क्वेश्चन किया था ऐसा। फिर एल्जीब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ वेट, मूवमेंट ऑफ वेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज जीरो, तो ये ध्यान रखना, मूवमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो एंड मूवमेंट ऑफ वेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज जीरो। Center of mass is used to study the translatory motion of the body and center of gravity help us to determine the stability of the body. Most of the time center of mass center of gravity एक ही लेके चलते हैं। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स में तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहो सेंटर ऑफ मास कहो, वो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही होता है। ज्योमेट्रिक सेंटर में ही सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करते हैं। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, राइट, जैसे हमारे पास में वो इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन थे, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सो लीनियर मोशन में जो क्वेश्चंस थे, राइट, इक्वेशंस थे, वैसे ही ये इक्वेशंस है। यहां पर ये कंपैरिजन दिया हुआ है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो v होती है लीनियर वेलोसिटी, तो उसके इक्विवेलेंस में हम लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। u होता है इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, उसके इक्वल में आता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा नोट से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन a से डिनोट होता है लीनियर टर्म्स में, और एंगुलर बोल दो या रोटेशनल टर्म्स में एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट होता है। t टाइम, यहां पर भी t टाइम। डिस्प्लेसमेंट s से डिनोट होता है और एंगुलर टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट थीटा से। ut ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और यहां पर आएगा हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन जो लीनियर टर्म्स में है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, तो एंगुलर टर्म्स में है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा, डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा।
अब इसके डेरिवेशंस की जरूरत तो नहीं है, पर क्योंकि उसके अंदर इंटीग्रेशन अच्छा खासा यूज होता है तो मैं वर्किंग बता देता हूं कि कैसे ये इक्वेशंस ऑब्टेन हुए हैं। सो पहला वाला इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैं ये इक्वेशन लेता हूं, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी, राइट। एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रीअरेंज करता हूं मैं इसको, अल्फा डी टी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा, इंटीग्रेटिंग इट ऑन बोथ द साइड्स। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स ये जो डिफरेंशियल टर्म्स है उसके टर्म्स में होती है। तो dt हमारा डिफरेंशियल टर्म है, तो लेट्स से टाइम लिमिट हम लेते हैं 0 से t तक। इनिशियली टाइम 0 था और t तक, और डी ओमेगा का चेंज, लेट्स से इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट और फाइनली वेलोसिटी हो गई ओमेगा। सो एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन के बाहर dt, और यहां पर डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा। ओमेगा के डी ओमेगा के साथ में कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 0, मतलब 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 + 1 अपॉन 0 + 1। इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, +1। सो ओमेगा, और फिर dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओमेगा की जगह पे अपर लिमिट रख दी, ओमेगा की जगह पे लोअर लिमिट रख दी। तो ये पहला इक्वेशन आ गया, राइट। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा टी। फिर उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन के लिए ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। डी टी को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, डी थीटा, राइट। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम लेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट्स डिफरेंशियल टर्म्स में ही आएगी। तो एक तो टी के टर्म्स में आएगी, दूसरी डी थीटा के टर्म्स में आएगी। ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, यहां से ओमेगा की वैल्यू होगी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी, और यहां पर डी थीटा इंटीग्रेशन। डी थीटा के लिए हम ले सकते हैं कि भाई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था और फाइनल डिस्प्लेसमेंट थीटा है। सेम वे टाइम के लिए हम ले सकते हैं इनिशियली 0 टाइम पे स्टार्ट किया था और जब मोशन खत्म हुआ, एंगुलर मोशन खत्म हुआ, तो टाइम t हुआ। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा नॉट डी टी 0 टू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टी डी टी 0 टू टी, और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आएगा ओमेगा नॉट इंटू टी, डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी। लिमिट्स का एक और स्टेप लिख देता हूं तो तुमको इंटीग्रेशन समझ में आए, और इंटीग्रेशन समझने के लिए ही मैं ये डेरिवेशन बता रहा हूं। अल्फा तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और टी का इंटीग्रेशन होगा t²/2, और इसमें भी लिमिट्स लगानी है, इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये इक्वेशन बन जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा t²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू थीटा। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² के फॉर्मेट वाला इक्वेशन आ गया। फिर तीसरे इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, तीसरे इक्वेशन के लिए हम पहला वाला ही इक्वेशन लेते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी, और मल्टीप्लाई करते हैं डी थीटा बाय डी थीटा। क्यों कर रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। जो डेरिवेशन है, जो इक्वेशन है, लाने के लिए ये मैनिपुलेशन करना पड़ेगा।
फिर ये हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा बाय डी टी इज नथिंग बट ओमेगा, राइट। तो डी थीटा को इधर शिफ्ट कर दो, इज इक्वल्स टू डी ओमेगा, और डी ओमेगा बाय इस डी थीटा, डी ओमेगा और डी थीटा बाय डी टी इज ओमेगा। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से थीटा, ये जो डिफरेंशियल टर्म है उसी के टर्म्स में लिमिट्स डालनी है। और ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा लेता है, 0 से ओमेगा भी ले सकते हो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, बट स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से हम वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से ओमेगा लेते हैं, टाइम को 0 से टी ही लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी 0 से थीटा ही लेते हैं। तुम चाहो तो इसको इनिशियली थीटा 0 ऐसा कुछ लेके भी कर सकते हो, बट ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके लिए यही प्रोसेस है। डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2, राइट। ओमेगा का इंटीग्रेशन लिमिट्स हो जाएगी ओमेगा नॉट ओमेगा, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय 2। तो 2 अल्फा इंटीग्रेशन के बाहर था तो ये इधर लिखना रहेगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के टर्म्स में। ये आ गया तीसरा इक्वेशन। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और कोई भी चीज जब गोल घूमती है, राइट, सो उससे रिलेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और उससे रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।